आज आप सबको यहाँ हमने इसीलिए एकत्रित होने का निवेदन किया था कि बिहार में जो लंबे समय से सरकार की असक्षमताओं का नमूना हम देखते आ रहे हैं, उसके कुछ लेटेस्ट उदाहरण निकलकर सामने आए हैं और उनको आपके सामने प्रस्तुत करना बिहार में केवल जन सुराज का ही काम रह गया है ये लगता है, क्योंकि जो आधिकारिक विपक्ष है वो तो यहाँ सोया हुआ है। उन्होंने कभी किसी ऐसे मामले में जिसमें अनियमितता हो, सरकार की कमजोरी हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। तो आज आपको जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बुलाया गया है वो अभी हाल में भ्रष्टाचार, टेंडर घोटाले, सरकारी गोपनीयता के उल्लंघन और जनधन की लूट और उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच की बात हुई है। आपने देखा कि किस तरह से पूर्व संयुक्त सचिव IAS अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण के पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास तथा बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। उसके पीछे भ्रष्टाचार का एक लंबा संस्करण जुड़ा हुआ है। ये उस बात से भी जुड़ा हुआ है जिसको आप सब लोग जानते हैं। ऋषु श्री बिहार में आज कौन नहीं जानता, लेकिन शायद आपको ये याद नहीं कि बिहार पुलिस की स्पेशल विजिलेंस यूनिट प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर 30 अप्रैल 2025 को एक साल पहले ऋषु श्री के विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई करने में बिहार सरकार को एक साल लग गया। 18 मई 2026 को लगभग 13 महीने बाद माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ऋषु श्री की ED के विरुद्ध जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और ये स्पष्ट किया गया कि मामले में हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग तथा अन्य गंभीर अपराधों के एक सचिव ही फरार है, ये जरूर हाईलाइट कर दीजिए। संजीव हंस एक सचिव फरार है, ये जरूर हाईलाइट करिए। मीडिया में कई जगहों पे रिपोर्ट आ गया है कि काफी सीनियर IAS अधिकारी 2014 बैच के, 2018 बैच के IAS ऑफिसर्स को यूरोप घुमाया जाता है सुश्री के द्वारा और उनके घरों पे 18-18 लाख रुपए का गार्डन छत पर लगवाया जाता है। ये सारी रिपोर्ट मीडिया में आ गई है, लेकिन उसको सरकार ने जानबूझकर आगे नहीं आने दिया है। तो हम इस प्रेस मीट के माध्यम से आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अभी हाल में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं किशोर कुमार जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है जिसकी कॉपी माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री सहित काफी ज्यादा संख्या में सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी है। मैं चाहता हूं कि किशोर जी आपको खुद ही इन विषयों के बारे में विस्तार से और भी बताएं, जिसके बाद मैं ये माइक सौरभ जी को दूंगा जो आपको बिहार में हो रहे कुछ और
ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं करप्शन के, उसके बारे में भी अवगत करवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आप सभी का स्वागत है। अध्यक्ष जी ने अभी बताया है कि जो पत्र लिखी गई है मुख्यमंत्री के नाम से, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा भी कि भाई कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और भ्रष्टाचार के मामले में बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? जो नीतीश जी के शासन में आपने सुना होगा, पहले एस्टीमेट घोटाला हुआ था और उनके कार्यकाल लगभग 20 साल का रहा, और उसमें लगातार सरकारी ठेका में करोड़ों रुपया का टेंडर घोटाला हुआ। जो रिसुश्री का मामला है, बिहार में बैठे हुए मंत्री उनके संबंधों का सीधा लाभ उठाकर जो टेंडर लिए गए हैं, प्रायोजित किए गए, उसमें अपने मनोकुल उसमें नियम उन्होंने डाला और उसी आधार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसुश्री के विरुद्ध जो कांड दर्ज हुआ है वो 5/2025 SUV स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने प्रवर्तन निर्देशालय के आलोक में, आदेश के आलोक में उन्होंने उनके विरुद्ध 30 अप्रैल 2025 को केस दर्ज किया, और SUV ने कोई कार्रवाई 13 महीना तक नहीं की। कार्रवाई क्यों हुआ? जो अभी कार्रवाई हो रही है मुमक्षु चौधरी, तारिणी दास और उमेश कुमार सिंह का इसलिए कार्रवाई हुआ कि इसी अप्रैल 18 को 2026 को जो माननीय न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के हैं, उन्होंने इनके एक क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज किया। इन्होंने केस के क्वाइस के लिए जो 5/2025 है उसके क्वाइसिंग के लिए हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला का, पैसा का लेन देन का, अपराध का पुख्ता सबूत है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। इन लोगों ने आनंद फानन में कहा कि मुझे इसको वापस करने का, याचिका वापस करने का अनुमति दीजिए, लेकिन कहा ठीक है मैं इसको लिख देता हूँ। पिछले 18 मई को AK झा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्होंने इनके विरुद्ध 75 पृष्ठ में धोखाधड़ी का, मनी लॉन्ड्रिंग का और करप्शन का बड़ा जिक्र करते हुए ऑर्डर पास किया, और 10 दिन के बाद रिसुश्री का 28 मई को सरकार तब जगी और गिरफ्तार किया। फिर 2 तारीख को मुमक्षु चौधरी का गिरफ्तार हुआ। लेकिन ये गिरफ्तार सिर्फ छोटी मछली का हो रहा है, ये सिर्फ भटकाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। जो इसके मुख्य सरगना है आनंद किशोर, दीपक प्रसाद, सरकार में आज वो बने हुए हैं। कैसे जांच हो सकता है? तो जब तक इन लोगों को पद से हटाया नहीं जाएगा, इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जांच संभव नहीं है। इसीलिए जनसुराज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है कि इस घटना की, जो इतना बड़ा घोटाला है, इसकी जांच निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करवाने के लिए उच्च एजेंसी से करवाया जाए और पटना उच्च न्यायालय के निगरानी में जांच किया जाए। चारा घोटाले में कोर्ट का निगरानी हुआ था, तभी लालू प्रसाद जी और अन्य लोग, उसमें जो बड़े बड़े लोग थे, 1 दर्जन से ज़्यादा IAS लोग उसमें फंसे थे। चूँकि SUV जो है वो राज्य सरकार का एजेंसी है, SVU स्पेशल विजिलेंट यूनिट जो है वो राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार के बड़े पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं,
जो बड़े पद पे हैं उनके विरुद्ध कैसे जांच होगा? तो जनसुराज ये मांग करती है कि उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। एक और है, हमने सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच मतलब हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में करवाया जाए। हाई कोर्ट माननीय हम न्यायालय से भी आप अपील करते हैं कि वो सो मोटो इस मामले को वो लें और इसकी जांच वो स्वयं करवावे, जिससे कि बिहार का जो सैकड़ों करोड़ रुपया लूटा गया है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और वैसे लोगों को सजा मिले। ये जनता का लूटा हुआ पैसा है। और एक और आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक दिन मीडिया में अन्य जगह ये बातें आ रही, इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन प्रतिपक्ष के द्वारा इस पर बिल्कुल मौन है। तो ये मौन क्यों है? मैं उनसे भी कहता हूँ कि ऐसे वित्तीय अनियमितता जो विभिन्न विभागों में हुआ है, सिर्फ एक विभाग में नहीं हुआ है, बल्कि ये अर्बन डेवलपमेंट का सिर्फ सवाल नहीं है, जो नगर विकास विभाग है, जो भवन निर्माण विभाग है, जल संसाधन विभाग है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तमाम विभागों में जुड़ा हुआ है। और एक जो स्पेशल विजिलेंट यूनिट है उसके कुवत का ये काम नहीं है जब तक कि इसमें वैसे एजेंसी जिनका एक इतिहास रहा है, जो जांच सही से करता हो, कोर्ट की निगरानी में यदि सीबीआई इसकी जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और यदि कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से विस्तार से आदरणीय किशोर कुमार मुन्ना जी ने बिहार में जो वर्तमान भ्रष्टाचार की स्थिति है उस पर बात की है। इसके साथ साथ दो और महत्वपूर्ण इसी प्रकार के भ्रष्टाचार का विषय है जिसको संक्षेप में हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि जैसे देश में नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं में धांधली हुई, उसी प्रकार से 16 और 21 अप्रैल के बीच में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने एईडीओ की परीक्षा भी आयोजित की थी। 700 सेंटर पर बिहार में इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 25 अक्टूबर 2025 को जो जयपुर बेस्ड कंपनी है साई एडुकेयर, इस पर गुजरात में हाईकोर्ट की परीक्षा में गंभीर अनियमितता के आरोप में इसको ब्लैकलिस्ट पहले से किया गया था। और यह ब्लैकलिस्ट किसने किया था? यह ब्लैकलिस्ट एनटीए ने किया था, नेवर ट्रस्ट एजेंसी, जिसको अब लोग कह रहे हैं, देश के युवा कह रहे हैं। इसी एनटीए ने इस प्राइवेट कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। तो फिर से मुन्ना जी का जो प्रश्न है उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि कौन वो लोग हैं, इस सरकार में बैठे हुए लोग, जो एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को पूरे बायोमेट्रिक और परीक्षा की जिम्मेदारी सौंप गए। और कैसे बिहार यह विश्वास करे कि आगे बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अनियमितता नहीं होगी। आज एक साई एडुकेयर है, कल कोई और होगा। मोडस ऑपरेंडाई को समझना होगा। जितने ईओयू के द्वारा जो गिरफ्तार लोग हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये इस कंपनी के कर्मी थे और ये सब लोग परीक्षा में बैठे हुए थे एईडीओ के। उसी बायोमेट्रिक सिस्टम का जिसका जिम्मा इस कंपनी के पास था, वो स्कैन करके क्वेश्चन पेपर बाहर भेज रहे थे और आंसर शीट भी प्रोवाइड कर रहे थे। और फिर से छोटी मछलियों को आप जो है खाना पूर्ति दिखा देते हो। भाई, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं या जो एग्जामिनेशन कंट्रोल हैं, उनका इस्तीफा कब होगा? जो शिक्षा के सचिव हैं, जिन्होंने इस टेंडर में जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी रही है, उन पर जवाबदेही कब तय होगी? और बिहार में होने वाली इस प्रकार से परीक्षाओं में युवाओं के भविष्य के साथ जो धांधली हो रही है, यह कब बंद होगा? इसी प्रकार से आपको दूसरा विषय आ रहा है अनियमितता का। अभी कल ही पटना आईआईटी ने बिहार के 638 पुलों को लेकर अपनी गंभीर चिंता जताई है
30 से ज्यादा पुलों पर आवागमन बंद कर देने का निर्देश मिला है। और ये वो पुल हैं जिनकी लंबाई लगभग 200 मीटर है, सारे बड़े बड़े पुल हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार से भागलपुर में पुल का वो रफू कर दिया गया, पंचर बना दिया गया, और उसका भी बेशर्मी से उद्घाटन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की भ्रष्टाचार को लेकर बिहार सरकार की स्वीकार्यता को दिखाता है, एक एक्सेप्टेंस को दिखाता है कि हम यही करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। और बिहार में आप अभी भी ये जो रिपोर्ट आई है उसमें दक्षिण बिहार के कई जिले हैं जो नहीं इस रिपोर्ट में शामिल है। उत्तर बिहार के मैक्सिमम जिलों को कवर किया गया है। दक्षिण बिहार के पुलों की स्थिति और दयनीय है। और ये कैसे 5 दिन में उद्घाटन होता है और बक्सर में आरओबी घायल हो जाता है, बंद कर दिया जाता है उसको। ये ऐसे विषय हैं जिस पर हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार गंभीर हो। जनसुराज ने एक औपचारिक ज्ञापन सभी सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों को भेजा है। एक आखिरी और छोटी बात, ये वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ विषय है। आप देखिए बिहार सरकार का रिपोर्ट आया है और बिहार सरकार के उस रिपोर्ट में ये कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम लोगों ने बजट के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस यही करके ये बिहार को चेताया था कि बिहार की वित्तीय स्थिति इस वर्ष इतनी खराब होने वाली है जिसकी कल्पना अभी हम लोग भी नहीं कर सकते। 3,48,000 करोड़ के बजट पर 93,000 करोड़ का नेगेटिव कैश बैलेंस, 11% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट और 4,08,000 करोड़ का इनका उस समय का जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसमें प्रोजेक्टेड नंबर था ऋण का, डेट का, जो इस साल वो ब्रिज करने वाला है। चूंकि इनका एस्टिमेट था कि 40 से 50,000 करोड़ का ऋण लेंगे, अभी इन्होंने केंद्र सरकार से 18,000 करोड़ अतिरिक्त मनी और आरबीआई से 40,000 करोड़ मांगने का अभी आधा भी पार नहीं हुआ है, जो है जून हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। वेतन नहीं मिल रहा है, लोगों को सैलरी और पेंशन नहीं मिल रहा है, छात्रों का जो छात्रवृत्ति है, उनकी जो फीस है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, वो बिहार सरकार उसका लंबे समय से भुगतान नहीं कर रही है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 2025 में जीएसटी का नंबर था 2,258 करोड़, वो घटकर 1,773 करोड़ हो गया है। 285 करोड़ रुपए कम जीएसटी का कलेक्शन हुआ बिहार में। और इसको अगर आप आगे एक्सटेंड करेंगे मई से, तो 2025 के मई में 1105 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था बिहार सरकार को, वो घटकर मई 2026 में मात्र 859 करोड़ रह गया है। 246 करोड़ रुपए कम प्राप्त हुआ है। यह एक प्रकार का इंडिकेटर है। बिहार में ऑटो सेल्स के नंबर क्रैश हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम और जो मनरेगा जैसी योजना थी, वीवी राम जी जैसा योजना था, जिससे बिहार में औसत इनकम एक व्यक्ति का 208 रुपए, और अब नया केंद्र सरकार की नीति के अनुसार 40% वीवी राम जी में बिहार को कंट्रीब्यूट करना है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम वीवी राम जी में ना वो 40% देंगे, ना वो मनरेगा या वीवी राम जी से लोगों को पैसा मिलेगा। और बिहार का 80-90% लोग कृषि और इस प्रकार के जो है श्रमिक हैं, वो मजदूरी पे डिपेंड करते हैं। और आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इस महंगाई में वो खरीद नहीं कर रहे हैं। लग्जरी छोड़ दीजिए, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ये जीएसटी के नंबर में इतना गंभीर गिरावट दर्ज किया गया है। तो बिहार सरकार को यह जवाब देना चाहिए। सिर्फ मंचों से बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये बताएं कि बिहार की इस वित्तीय व्यवस्था के लिए अब जिम्मेदार किसको ठहराएं और कैसे आने वाले समय में बिहार की जो वित्तीय जिम्मेदारियां हैं उसको कैसे आप पूरा करेंगे, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। चूंकि सदन नहीं चल रहा है, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से बिहार सरकार से जनसुराज ये क्लियर प्रश्न पूछ रहा है कि जीएसटी में गिरावट के बाद आपको 40,000 करोड़ बिहार के पैसे को फूकने के बाद आप कैसे बिहार से संबंधित जो खर्चे हैं उसको पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।